सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है। 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेटमेंट देने में बज़ाहिर कामयाब नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के देरीना साथी मौलाना फजलुर रहमान भी पीटीआई इत्तेहाद की जुबान बोलने लग गए हैं और फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मौलाना ने असम्बलियों को जाली करार दिया था, मगर फिर 26वीं तरमीम के मौके पर हुकूमती इत्तेहाद के हक में वोट भी दिया। क्या एक बार फिर मौलाना अपने मौक़िफ़ से रुजू या हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब और माहिर कानून हैं तज्ज़ियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो नया इत्तेहाद अपोजिशन का बन रहा है, क्या ये हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है? मैं तो चाहता हूं कि इस इत्तेहाद में जितनी देर हो रही है वो बड़ी गलत बात है। इसे फौरन बन जाना चाहिए। और इस मेरी राय की तायीद जो परसों रात मीटिंग हुई, वहां पे शरीक एक रहनुमा ने कहा कि भाई ये काम आपको पिछले साल 8 फरवरी के इलेक्शन के 10 दिन के बाद करना चाहिए था। तो जब पीटीआई, जिसको ये सबसे बड़ी जरूरत थी, तो वो समझ रहे थे कि हम लोगों को धमका के प्रेशर में ला के गिरा लेंगे, उसमें उन्हें 1 साल लगा दोबारा सियासी उन लोगों के पास जाने के लिए जिनके मुखालिफ थे वो। और ये अभी भी इन्होंने कमेटी का तय किया है कि 4 रुकनी कमेटी बनेगी। वो कब बनेगी? फिर वो ग्रैंड एजेंडा बनाएगी और फिर वो इमरान खान उसकी ज़ाहिर अप्रूवल देंगे। और अप्रूवल के साथ इस इत्तेहाद का, जिसको अपोजिशन का इत्तेहाद कहा जा रहा है, किसी को पग भी तो देनी पड़ेगी ना। पंजाबी में जैसे कहते हैं, अमामा भी तो पहनाना होगा ना, क़यादत देनी होगी। तो इस तरह की मीटिंग्स जब सामने आती हैं ओरिजिनली पॉलिटिकली, तो ये काम पहले हो चुका होता है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान को जब पीडीएम का सरबराह बनाना था, तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने आपस के मामला तय किए और फिर ये एक इत्तेहाद की मीटिंग हुई और उसमें मौलाना फजलुर रहमान को हेड बना दिया। यहाँ पे मौलाना ने परसों ये बात कही कि भाई ये बताएं कि हम आ भी गए हैं, सब कुछ है, हमारे पीटीआई के साथ मामला को कौन तय कराएगा। हालांकि एंड पे उन्होंने ही ये तजवीज दी कि आप ये मुतालबा रखें कि नए इलेक्शन होने चाहिए, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ही ये बात कही कि हमारे मामला पीटीआई से कौन तय कराएगा। और ये असद कैसर के घर पे मीटिंग हो रही है, जो मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी रहे हैं। तो अभी तक मामला तो तय नहीं हुए, पार्टियों के आपस में भी ग्रैंड एजेंडा तो तय करना है। राइट। बैरिस्टर साद रसूल साहब, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले सबकी तीनों की राय ले लूँ, उसके बाद ज़रा डिबेट को और खोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू हैं और माजी के कुछ हवाले हैं जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में क्या हो रहा है? क्या वाकई आपको लगता है कि मौलाना साहब जो हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए संजीदा हैं? क्योंकि मौलाना साहब अक्सर दिखाते राइट की हैं, लगाते लेफ्ट की हैं, और ऐसा वो सिर्फ अपोजिशन के साथ नहीं, हुकूमत के साथ भी करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राना साहब ने बात की, मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पीटीआई का कुछ अरसे से ये ख्याल था, जो कि अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो गलत फहमी लगती है, या कम से कम सियासी एक रिकन्सिडरेशन ज़रूरी इस जगह पे लगती है। और वो ये कि पीटीआई का ख्याल था कि क्योंकि उनके पास नंबर्स अपनी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं या उनकी अपनी पब्लिक सपोर्ट काफ़ी है, तो जब वो एक पब्लिक रैली या कोई पब्लिक मूवमेंट या कोई पब्लिक मोबिलाइजेशन या प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे, तो उसका नंबर इतना बड़ा होगा कि बाकी सबको उसके सामने कोई ना कोई मुफाहमत की बात करनी पड़ेगी, कोई बैठ के बिठा के बात करेगा। अब ख़ास तौर पे ये जो 26 नवंबर का एक्सपीरियंस है और उससे पहले जो प्रोटेस्ट के एक्सपीरियंसेस थे, बड़ी अच्छी बात है कि एक पार्लिमानी रिवायत इसके अंदर मज़ीद ऐड हुई कि ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक किसी तरीके से जो हुकूमत का हिस्सा ना हो, अगर वो किसी तरीके से किसी मुत्तफ़िका एजेंडे के ऊपर, जिसमें हर शख्स की एक दो बातें मान ली जाएं, हो सकता है सबकी पूरी डिमांड्स पूरी ना हो सकें, लेकिन अगर ऑपोजिशन कोई इत्तेहाद कायम कर सके तो हमेशा हुकूमत के ऊपर और रियासत के ऊपर भी मल्टीपल पार्टीज़ का थोड़ा ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। उसको डिस्क्रेडिट करने के अंदर कि ये पार्टी है ही ऐसे,
ये भी करना मुश्किल होता है क्योंकि एक से ज्यादा किसी पार्टी को सिंगल आउट करना फिर मुश्किल हो जाता है मुक्तदरा के लिए कि आप उसको स्पेसिफिकली कहें कि हाँ। और ये बड़ी अच्छी बात है और मेरी दुआ है इसके अंदर, आखिरी जुमला आपकी इजाज़त से, मेरी दुआ है इसके अंदर कि ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे मिलके जो भी कोई लाएमल तय करें वो इस तरह का हो कि हुकूमत और रियासत के साथ कुछ बैठ के बात कर ली जाए। अगर ये मामला सड़कों पे गया और ऑपोजिशन जमातें सारी एक तरफ हुई तो इसमें मजीद तशद्दुद शायद सड़कों के ऊपर देखने को मिले जो पाकिस्तान के हक में नहीं। इन अदर वे इट्स अ सेफ पैसेज फॉर बोथ लाइक गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, लाइक पीटीआई के लिए भी, दोनों के लिए आपके ख्याल में और हुकूमत के लिए भी, अगर दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ बैठ के पीटीआई कोई स्पेस क्रिएट करती है तो? मेरा ख्याल है सेफ पैसेज आज़द से, मेरा ख्याल है सेफ पैसेज तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा। सेफ पैसेज का मतलब है कि आप किसी तरह की कोई सेटलमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वैसे जिस लम्हे पे हम, जिस सियासी लम्हे पे हम पहुंच चुके हैं, जिस इंटरनेशनल लम्हे पे, जिस सिक्योरिटी लम्हे पे, जिस मुआशी लम्हे पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे किसी को भी अपनी या दूसरे की फेस सेविंग से ज़्यादा पाकिस्तान की फेस सेविंग के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आई एग्री विद यू साद भाई, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आइसोलेशन में चली गई है ना पीटीआई अपने जो पॉलिटिकल स्टांस की वजह से, क्योंकि देखें वो अपनी हुकूमत के दिनों में भी और ऑपोजिशन के दिनों में ऑल अक्रॉस कहते थे सब चोर हैं हम ईमानदार हैं, एक ये स्टांस था। फिर जब वो दोबारा अभी ऑपोजिशन में आए हैं, जाहिर है उनकी सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इस स्टाइल की थी कि वो अभी भी यही इस्टेब्लिश कर रहे थे कि तमाम ऑपोजिशन जमातें हों या हुकूमत हो, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, हम पाकिस्तान के वाहिद पार्टी हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। एनीवेज, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि सेफ पैसेज, क्योंकि सब डेडलॉक है, स्टेलमेट है, और आई एग्री विद यू कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिकल डेडलॉक। मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, इकोनॉमिकली तो शायद इंडिकेटर्स बेटर हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए यू हैव टू हैव अ गुड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो स्टेलमेट की वजह से मैं कह रहा हूं कि इनको सबको सेफ पैसेज चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या हो रहा है? क्या ये कोई चैलेंज है हुकूमत के लिए इत्तेहाद, या फिर मौलाना साहब की जिस तरह मैंने बात की वो राइट की दिखाते हैं, लेफ्ट की लगा देते हैं, वो उन्हें जा रहा है, या आपके ख्याल में कोई अनहोनी चीज़ होने चाहिए? शायद खाकान अब्बासी साहब को ये टास्क दिया गया है कि 4 मेंबर कमेटी का जो टास्क है वो उनको दिया, और ये आपके जहन में हो कि अब्बासी साहब का नाम इंटरिम के ज़मानों में और वैसे भी एक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के लिए बड़ा ज़ेर गर्दिश रहता है और रहा है? देखिए, बस मसला तो ये है कि ग्रैंड जो है अपोजिशन अलायंस वो अगर बनता है तो क्या वो अपने मकासद पूरे कर पाएगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद होगा, इसमें जो अपोजिशन की जमातें हैं इनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बहाल हो चुका है? क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि जो अपोजिशन की जमातें हों, इवन हुकूमत में बैठी जमातें हों, उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट वाच करती हैं। अगर उनका अपना इंटरेस्ट ना हो तो इवन लोग हुकूमत से अलग हो जाते हैं। अपोजिशन में बैठे हुए ये सारे लोग जो समझते हैं कि हम एक अलायंस बना सकते हैं, इनका आपस में जो रवैया है वो आपके सामने है। अचकज़ई साहब बज़ाहिर सरबराह बना दिए कि जी कि आइन की बहाली के लिए हम जद्दोजहद करेंगे और अचकज़ई साहब हमारे जो हैं वो सरबराह होंगे। किसने अचकज़ई साहब से पूछा कि जनाब कोई डायलॉग अगर शुरू हुआ है तो? अली अमीन गंडापुर सब जो मुलाकातें कर रहे थे, किसी ने अचकज़ई साहब से पूछा था? मौलाना फजल रहमान साहब से किसी ने पूछा था कि जो मामलात पीटीआई अपने तौर पे हुकूमत के साथ चलाना शुरू हो गई, तो अब आप अग्री कर रहे हैं ना उस आर्गुमेंट से जो मैं इससे पहले दे रहा था कि पीटीआई ने पहले ऑपोजिशन, फिर हुकूमत और अब दोबारा ऑपोजिशन में ये स्टांस लिया हुआ था कि हमारे अलावा पाकिस्तान के मसाइल कोई हल नहीं कर सकता, अगर हम ऑपोजिशन भी हैं तो हम फर्द वाहिद हैं और हुकूमत भी हैं तो हम हैं। सो आप उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मसला हल नहीं हो सकता, जिसका हवाला साथ साहब भी दे रहे हैं कि जी पहले ही हो जाता तो अच्छा था, दीगर जमातें जो ऑपोजिशन में हैं उससे एक वजन पैदा होता है। सो रियलाइजेशन है पीटीआई की, या फिर ऑपोजिशन को की जो दीगर जमातें वो भी फील कर रही थी कि हमारा कोई शेयर नहीं है, चाहे वो महमूद अचकज़ई हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, कि हमें तो उस तरीके से स्पेस नहीं मिली, ना मिलती दिखाई दे रही, तो आओ इस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। इसको जरा एलैबोरेट करिए। अच्छा, लेकिन का मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी दाएं की दिखाएंगे बाएं की मारेंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, मसला ये है कि केपी के उनकी होम ग्राउंड है, बलूचिस्तान में उनकी नशिस्तें जो है वो उनके अपने कुछ हल्के ऐसे हैं। अब केपी में उनको गिला किससे है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि तहरीक इंसाफ ने उनकी सीटें छीन ली हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम डेरा इस्माइल खान की सियासत की बात करें, बन्नू की बात करें, लकी मरवत की बात करें, तो वहाँ उनको नाराज़गी किससे है? अली अमीन गंडापुर साहब से।
मसला ये है कि जब इस सूरत हाल में उनका जो विक्टिम मौलाना फजल रहमान कोई हुकूमत के विक्टिम नहीं है। ये बड़ी बहस की जाती है, जिनको सदर बनाना था, सदर का वादा किया गया था, ये सारी बिल्कुल इररिलेवेंट बहस है। बहस ये है कि वो अपने होम ग्राउंड में चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको स्पेस मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिली, और वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी स्पेस पीटीआई को देने को क्यों तैयार होंगे। इसलिए जो हमारे यहाँ इत्तेहाद बनते हैं वो इत्तेहाद इसलिए देर पा भी नहीं होते, अपने मकासद भी नहीं पूरे कर पाते कि उन इत्तेहाद के अंदर जो बड़ी जमात होती है वो अपने मफादात की खातिर सबको पीछे कर देती है। क्या तहरीक इंसाफ इस इत्तेहाद में जाके ये कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मजबूत हो जाए? कतई नहीं चाहेंगे। क्या वो चाहेंगे कि चकजई साहब बलूचिस्तान के अंदर मजबूत हो जाएं? कतई नहीं चाहेंगे। उनका मुकाबला आपस में होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत को कोई इस इत्तेहाद से खतरा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हुकूमत में पीपल्स पार्टी और PMLN बैठे हुए हैं, दोनों समझते हैं कि हमारे इख्तिलाफात के बावजूद हमारा मुफाद इसी में कि हम इकट्ठे बैठे। तो आपके ख्याल में ये क्या कर रही है ऑपोजिशन मिलके? ये क्या एक दूसरे को ट्रिक कर रहे हैं, रेलेवेंट बना रहे हैं अपने आप को, अपने लहू गरमा रहे हैं वर्कर्स का? कर क्या रहे हैं आपके ख्याल? एक तो पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई ने जितने कार्ड्स खेले सियासी तौर पे उसमें वो नाकाम होती चली गई। फाइनल कॉल की जो कार्ड खेला उन्होंने वो भी उनके गले। बट वो कह रहे हैं हमारे पास ट्रम्प कार्ड तो अभी मौजूद है ना। मेरा नहीं ख्याल को ट्रम्प कार्ड इतना कोई उनके पास उनके हाथ में होता तो वो फिर कभी अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने के चक्कर में ना होते। पीटीआई इन तमाम सियासी जमातों को ये समझती है, उनकी लीडरशिप से बात कर लें। ठीक है, मजबूरी में वो मौलाना फजल रहमान के पांव भी पकड़ रहे हैं, मजबूरी में वो चकजई साहब के पांव पकड़ रहे हैं, लेकिन अपनी निजी महफिलों में इनके बारे में वो क्या कहा करते थे? उनकी लीडरशिप का रवैया इनके बारे में क्या है? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी का इत्तेहाद होगा कि ठीक है हमने अपने आप को अब सर्वाइव करना है। अगर आपके ख्याल में रेलेवेंट रखने के लिए कह रहे हैं नसरुल्लाह साहब, रेलेवेंट रखने के लिए? इसके अलावा मुझे और कुछ चीज समझ नहीं आ रही। आमिर साहब खबर जराए जी मैं आखिरी जुमला कह दूं। जी गो अहेड। मुझे एक बात बताइए, अगर आज इनके मामलात अली मीन गंडापुर साहब जो तजावीज लेके गए थे या बैठे हुए थे, ये वो बनी गाला चले जाएंगे, नहीं वो नथिया गली चले जाएंगे, इसका उन्होंने इजहार भी कर दिया इंटरव्यू के अंदर। तो उसके बाद कोई चकजई साहब से ये मौलाना फजल रहमान से पूछता कि इमरान खान साहब के मामला तय पा गए? जी जब वैसे भी जब ये डायलॉग शायलॉग शुरू हुआ तब भी इन दोनों को उन्होंने नहीं पूछा, और चकजई साहब ने तो इसका हवाला भी दिया था कि नहीं हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं की। आमिर साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब को साइड करके जुनैद अकबर साहब को आगे लाके क्या पीटीआई ने मौलाना को सिग्नलिंग की है कि मौलाना साहब अब आ जाए, हम थोड़े से संजीदा हैं, अब हमारे पास हम जिनको आपके सामने भेजेंगे लोगों को वो ये नहीं? क्योंकि अली अमीन गंडापुर का तो स्टांस और लैंग्वेज मौलाना साहब के लिए और मौलाना की पार्टी की उनके लिए बड़ी मुख्तलिफ होती है। उन्हें क्या साइडलाइन किया गया और क्यों किया गया अगर ऐसा है? देखिए मैं इस पे आता हूँ। दो चीजें हैं। मैं साहब ने कहा और बड़ी अच्छी बात है कि फेस सेविंग पाकिस्तान की चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी जमातों को अपनी अपनी फेस सेविंग चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। पाकिस्तान कहाँ से आ गया बीच में? आप मुझे बताएं कि क्या सवाबी के जलसे के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को दावत दे दी गई है? मुस्तफा नवाज खोकर को दावत दी गई है? JUI के किसी लीडर को दावत आपने सुनी है कि जी आप आ जाएं हमारे जलसे से खिताब करें? मैंने नहीं सुनी। हालांकि पॉलिटिकली ये हिकमत अमली होनी चाहिए कि जब आप इकट्ठे चलने की बात कर रहे हैं तो वहां पे लीडरशिप को लेके जाएं। अच्छा, फिर वो जो एक फिक्रा आपने कहा कि इंटरम पे गौर करने में नाम था शाहिद खाकान अब्बासी का, बड़ी माजरत के साथ बिल्कुल नहीं था। ये जनरल आसिम लंदन जहां से नाराजगी इनकी अपनी शुरू हुई कि ये किसी और को बनवाना चाह रहे थे कि ये ना बने चारों में से कोई और बने। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कौमी हुकूमत बनने की वैसे बात हो रही होती थी ना, तो इस तरह के नाम सामने आते हैं, ही इज वन ऑफ देम, कि जिनका नाम सामने आता है। मैं इसलिए सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये उस दौड़ में बिल्कुल नहीं थे। बहुत सारे लोगों के इनके बई खां हैं, उनका ख्याल था, लेकिन ये उनको नहीं पता था कि ये दूसरी लाइन में खड़े हुए थे। तीसरी बात, ये जो बात हो रही, मतलब आपने कही गंडापुर साहब वाली, देखें जो काम अगर इस्टेब्लिशमेंट ने करना साहब ने खुद कर दिया। जुनैद अकबर को लगा के गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुद लगा दिया कि अगर कोई बीच में से ग्रुप बनाना था तो वो खान साहब ने खुद क्रिएट कर दिया। पीटीआई वहां पे खुद आपस में दो बड़े ग्रुपों में तकसीम हो चुकी हुई है। कोई माने ना माने विजिबल है। सवाबी के जलसे की तैयारी के लिए उन्हें, जहां वो कह रहे थे मेरे वर्करों से पैसे लूंगा, वहीं उनको जाना पड़ गया गंडापुर साहब के पास मावनत के लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्ट्री उनके पास है और वो बाइख्तियार है, उसमें वो नहीं ले सके जुनैद अकबर साहब वो पॉलिटिकल स्पेस। और आपको वैसे भी पता है सारे लोगों को कि हश्त नगरी जो है ना KP में बड़ी मैटर करती है।
आप अगर वहां से नहीं है ना, तो फिर आपका मेन ताउन सरदार मेहताब नवाज शरीफ के वजीर आला थे, उनको नहीं मिल रहा था ताउन। सरदार मेहताब अब्बासी की बात कर रहा हूँ कि उनको भी मुश्किल आई थी, साबिर शाह को भी आई थी कि अगर आप दाएं बाएं से लड़ते हैं ना, तो हश्त नगरी के जो लोग हैं वो नहीं मानते इस बात को कि कोई बाहर से चीफ मिनिस्टर हो, फिर चीफ मिनिस्टर साउथ से आ जाए और फिर आपस में लड़ाई हो जाए, तो फिर क्या बनती है बात, ये आप देख लें। ये खान साहब को सोचना है। वैसे तो वो करते भी यही हैं, हमेशा से यही है कि पहले जैसे परवेज खट्टक के लिए आतिफ वगैरह, ये सारे आतिफ खान वगैरह खड़े होते थे मुकाबले में। जब आतिफ और परवेज खट्टक का सारों का आया तो महमूद खान का नाम लेके उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया कि चलो सारे लड़ते रहो, तो एक नया बंदा वहां पे लगा दिया। बुज़दार की तो कहानी हम क्या करें। अभी भी खान साहब अपनी पार्टी को ही खिला रहे हैं। वो सियासत में उस तरह मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि इनके अंदर जो मैंने अभी जैसे कहा कि मौलाना फजल रहमान ने बैठते ही कहा कि हमारे और पीटीआई के मामला कौन तय करेगा। तो जब ये खाना जो खामोशी से उनका ख्याल था कि हो रहा है और मीडिया सारे को इतला भी हो चुकी है, तो वो इतला भी तो वहीं से होती है ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को संभाल लेना। पॉलिटिकली आपको बहुत आगे जाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, जो मेरे ख्याल में अभी पीटीआई मौलाना हुकूमत से क्यों मायूस हो गए? नहीं, वो आपने जो कहा ना राइट और लेफ्ट, मौलाना हर तरफ चल रहे हैं ना, क्यों मायूस हो गए? उन्होंने 26वीं तरमीम पास नहीं कराई, पीटीआई ने सारा कुछ ओके करा के बाद में पीटीआई पीछे, तो मौलाना ने तो अपना काम कर लिया ना कि जी हमने तो उसके दांत छान निकाल दिए 26वीं तरमीम, और अब सारे रो रहे हैं कि 26वीं तरमीम ने तो सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। अब बताएं कौन से दांत निकले? उसके साथ ऐसी चीजें निकल आई। अब आर्टिकल 200 तो 26वीं तरमीम में नहीं था ना। आज 10 जज और लगे, 9 जज लगे लाहौर हाई कोर्ट में, एडिशनल जजेस, ठीक है। अभी क्योंकि आलिया नीलम साहिबा ने जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, उन्होंने अपने नाम ले लिए सेशन जजों के वापस के, उसमें कुछ लोगों के और नाम आने चाहिए थे। शुजात अली खान के नाम इसलिए वापस हो गए कि वो पहले लिस्ट में नाम था सीनियर प्रीमियर जज के तौर पे, तो अब उनका नाम नहीं था, तो उनकी लिस्ट में भी देर गौर नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें अब फयूज और बरकात जो है ना 26वीं तरमीम के फायदे आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब दोनों तरफ को बराबर लेके चल रहे हैं, एंगेज किया हुआ। वन लाइनर अगर आप बता सकते। नहीं, मौलाना तो अपनी सियासत कर रहे हैं ना, छुपाई है पीटीआई से कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो बिलावल से भी मिल रहे थे, वो मोहसिन नकवी से भी मिल रहे थे, वो राना सनाउल्ला से भी मिल रहे थे, वो पीटीआई से भी सारों से मिल रहे थे ना। उन्होंने कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में, तो ये उसी का हिस्सा है। वो जिस तरह सबसे मिलते हैं, आप कह रहे हैं इसी तरह मिल रहे हैं सबसे। तो मुझे ये बताइएगा साथ साहब कि ये मौलाना साहब की पॉलिटिक्स तो हम सब समझते हैं, वो बहुत ज़ीरक सियासतदान है पाकिस्तान के। आपको मेरा सवाल आपसे यही था, आपने तो कहा ये बहुत अच्छा है, पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा सवाल दोबारा आपसे यही कि आपको लगता है कि इसका कोई आउटकम निकलेगा? क्योंकि मेरे दोनों पैनलिस्ट जो हैं उनको नहीं लग रहा कि इसका कोई आउटकम निकलना है। वो कह रहे हैं सब अपने अपने कार्ड्स, अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दूसरा, ये जो अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन किया गया है, इसकी क्या आपको वजह लगती है? आपके क्या इस बारे में एनालिसिस है, ये भी बताइएगा, और क्या इससे कोई फ़र्क भी पड़ेगा? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब को तो साइडलाइन बज़ाहिरन इसी वजह से किया गया है कि इमरान खान साहब का जो रिसेंटली बयानात के अंदर जो उनके ऊपर के थ्रू हमें उनकी स्टेटमेंट्स पता चलती हैं, उसमें जो स्टांस लिया गया या जितना स्ट्रांग स्टांस लिया गया, वो मुझे बज़ाहिरन रिपोर्टेडली लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब नहीं ले रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपने जो पार्टी के सियासी मामलात हैं वो जुनैद अकबर साहब के हवाले कर दिए, जो बज़ाहिरन उनके उस स्ट्रॉन्गर स्टांस के साथ हैं। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इससे कल को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो हम बाद में ही हमें पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिरन इमरान खान साहब की उनसे सियासी नाराज़गी थोड़ी सी मुझे मेरे ख्याल में तो देयर इज़ नो वे टू अवॉइड कि यहाँ इमरान खान साहब की सियासी नाराज़गी है। जहां तक आपने ये बात की कि क्या if you allow me to add another question, क्या ये सियासी नाराजगी है या फिर वक्त की जरूरत है? स्पिन किया जा रहा है कि वक्त की ज़रूरत है कि जो रियासत के उमूर हैं, ख्वाह वो हुकूमती उमूर हों, चीफ मिनिस्टर साहब के, जिसमें उन्होंने हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है, या इवन रियासत से बात करने के लिए कोई ब्रिज हो, तो शायद कहा यह जा रहा है कि जी उसको अलग कर दिया और अपनी सियासी जदोजहद को अलग कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में आप इसको स्पिन जिस मर्जी तरह करें, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब की कोई ना कोई नाराज़गी होगी, वरना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शख्स को दे के साल एक उसके पास उनके पास ये पावर रही पिछले फरवरी से लेके अब तक, तो कम से कम और अब ये क्यों पॉलिटिकल पावर उनसे ली गई और उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्यों दी गई? मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब की कुछ नाराज़गी ज़रूर होगी।
अच्छा, और वैसे इसको हम आसान टर्म्स में, इजी टर्म्स में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में हम ये कहते रहे हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप का गेम जो है पाकिस्तान में जारी रहता है। हमने हर पार्टी में देखा है कि अगर जरदारी साहब कोई पोजीशन लेते हैं तो बिलावल साहब की डिफरेंट होती है, मियाँ साहब कोई पोजीशन लेते हैं शहबाज साहब की डिफरेंट होती है। इसी तरह खान साहब भी जो है ये स्ट्रैटेजी रखते रहे हैं। हमें याद है जिस वक्त 13 में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, 18 तक उनकी गवर्नमेंट थी, तो परवेज़ खटक साहब उनके बहुत सारे स्टांस से डिविएट करके कह देते थे कि नहीं वो तो सियासी स्टेटमेंट है, मैं सूबे का वज़ीर आला, मुझे पता है। सो क्या ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी है कि यार अभी ये वाला नहीं चल रहा तो ये वाला अपना वेपन जो है वो यूज़ कर लिया? देखिए, मेरे ख्याल में शायद ये बात माजी में दुरुस्त हो। मैं इसमें सिर्फ एक निशानदही करूँगा कि बिलावल साहब और जरदारी साहब हालांकि बाप बेटा हैं, लेकिन दोनों के सियासी दर कि वो पीपल्स पार्टी के ऊपर कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। आप कह सकते हैं कि चलें एक गुड कॉप प्ले करे तो दूसरा बैड कॉप प्ले कर सकता है। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत पैरिटी का वजन है, या रहा है, या हो सकता है किसी भी लम्हे में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। माजी में जब इमरान खान साहब का जो पिछले 2-4 साल की पॉपुलैरिटी है जो हम सब देख रहे हैं, इससे पहले माजी में 13 में, 14 में, 15 में शायद परवेज़ खटक साहब का कोई बयान इमरान खान साहब के बयान को न्यूट्रलाइज कर सकता हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी, उनकी स्ट्रेंथ है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इमरान खान साहब के अलावा कोई भी ऐसा उनका पॉलिटिकल लीडर है, ख्वाह वो चीफ मिनिस्टर हो, ख्वाह वो जुनैद अकबर हो, ख्वाह वो उमर अयूब हो, सलमान राजा हो, कोई भी हो, गौहर खान साहब हो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनमें से ऐसा है जो अगर इमरान खान गुड कॉप प्ले करे तो वो अपने बयानिए से उसको काउंटर करके बैड कॉप कर सकता है, या अगर इमरान खान बैड कॉप प्ले करें तो इनमें से किसी का बयानिया भी उसको गुड कॉप बना सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ, लाइक वो खुद से गुड कॉप बैड कॉप यूज करें। कोई खुद नहीं बन सकता गुड कॉप बैड कॉप। अगर वो चाहें तो वो अपने हर प्लेयर को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो सकता है, एक बंदे को आप इधर लगा देते हैं, दूसरे को उधर लगा देते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। बिल्कुल, लेकिन हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए, जिस वजह से ये अभी रिसेंटली ये ख़त वाली बात पे भी हम पिछले कुछ अरसे से बात कर रहे हैं, 2-4 दिनों से। पाकिस्तान के अंदर हम एक ऐसे सियासी लम्हे में हैं, बसद एहतराम, और मैं दोनों अपने सीनियर बड़ों से इजाज़त मांग के बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हम एक ऐसे सियासी लम्हे में हैं जहाँ पे ये जो छोटे छोटे टैक्टिकल मैनूवर्स हैं ना, कि यहाँ पे जलसा होगा नहीं होगा, फलानी पार्टी साथ चलेगी, ये चेयरमैन है, वो चेयरमैन नहीं है, इससे पूछा है, उससे नहीं पूछा, इन बातों का लम्हा गुजर चुका। पाकिस्तान के जो सीरियस मसाइल हैं, हम सब जानते हैं कि उनका इफ़ेक्टिव मसला अगर आपने वाकई ठीक करना है, अगर सियासी वाकई स्टेबिलिटी आनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी आनी है, सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी आनी है, तो जहाँ पे पावर रेस्ट करती है और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, उनको बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब का जो डायरेक्ट ख़त अभी सर्विस चीफ को भी लिखा गया, मुझे लगता है कि इस तरह के किसी अमल से जिसमें सीरियसनेस के साथ बात की जाए, दोनों साइड्स की, इमरान खान साहब अपनी गलतियों को तस्लीम करें, दूसरी साइड अपनी एक्सेसेस को तस्लीम करे, और पाकिस्तान के लिए एक आगे का रास्ता ढूंढें। पाकिस्तान में वो लम्हा आ गया है कि सिर्फ यही एक रास्ता आगे है। हम अब 6 महीने 8 साल मजीद कलीमुल्लाह टू सलीमुल्लाह नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर। वो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाला वक्त गुजर गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैसले करने चाहिए, संजीदा फैसले आप कह रहे हैं करने होंगे, क्योंकि अब आप पासिंग द पिलो नहीं हो सकता। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके नाम से ही मंसूब है। पहले यहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हुआ करते थे, जब सियासतदानों को मिला के जो है वो चलाया करते थे। तो अब नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसी कोई पर्सनालिटी दिखाई नहीं देती। और टू एन एक्सटेंट आई एग्री विद बैरिस्टर साहब कि आप छोटी छोटी चालाकियों से मुल्क को अब नहीं चला सकते। तमाम जो लोग मैटर करते हैं इस मुल्क में, उनको संजीदगी से बैठकर इस मुल्क का लाएअमल बनाना होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो चैलेंजेस हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। दुनिया ये रिवायती कैबिनेट्स ख़त्म करके टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को अपनी कैबिनेट्स के अंदर शामिल कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स को शामिल कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी के जो टॉप के लोग हैं उनको शामिल कर रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत, मईशत, निज़ाम को मुख्तलिफ तरीके से चला सकें, और रियासतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्रेड वॉर कर रही हैं। ऐसे वक्त में हमें बहरहाल कोई ना कोई संजीदगी से मामलात आगे चलाने होंगे। कोई ऐसी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं, ज़रा कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये दीजिएगा,
और साथ में ज़रा ये भी बताइएगा, ये जो 8 फरवरी मामला है मुल्कगीर एहतजाज का, क्या ये कोई 26 नवंबर का एपिसोड 2 होने जा रहा है या नहीं, ये सिर्फ एहतजाज होगा और ख़त्म हो जाएगा? ज़रा ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, अब ज़रा वक्त कम है। मेरा ख्याल है अब्बासी साहब 8 नवंबर यानी को 8 फरवरी का जो एहतजाज है बिल्कुल आप समझें कि एहतजाज होगा, खत्म हो जाएगा, कोई इतना बड़ा कोई इसमें कोई चैलेंज नहीं है। दूसरी बात आपने दुरुस्त की है, इस वक्त कोई सियासी लीडर ऐसा नहीं है कि जो इस सारे मामलात को देख सके, ये सबको इकट्ठा बिठा सके जो नवाब साहब किया करते थे। इस वक्त की सियासी लीडरशिप में सबसे सीनियर सियासतदान असफ अली जरदारी साहब हैं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ हैं, उसके बाद आप देखें कि जनाब अगर आपके पास जो हैं बाकी लीडरशिप भी सारी आती है, तो ये दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं। आप मुझे बताइए, हम कहते थे कि असफ अली जरदारी साहब इफ़ाम और तफ़हीम के बादशाह हैं, आपने उनके साथ क्या सलूक किया हुआ कि आपको साथ लेकर वो बैठेंगे? मियां नवाज शरीफ के साथ आपने क्या किया हुआ है कि आप वो लेकर आप तमाम सियासी जमातें अपनी रंजिशें बुलाकर बैठकर मामला तय करेंगे? और राना साहब ने दुरुस्त बात की थी, पाकिस्तान तो सियासी जमातों का एजेंडा ही नहीं है। आप चाहते हैं मुझे हुकूमत मिल जाए, वो चाहते नहीं हमारी हुकूमत चलती रहे, वो कहते नहीं जी इनको निकाल के मुझे लेके आए। यानी आप बताइए एस्टेब्लिशमेंट भी आपकी कहाँ फंसी हुई है? यहाँ फंसी हुई है कि एक शख्स जो है वो चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट को सुबह से लेके शाम तक मैं कान पकड़वा दूं। यानी एक दिन उनका बयान कुछ और होता है, दूसरे दिन कुछ और होता है। बाहर बैठे लोग कैंपेन चलाते हैं, वो उनकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन हालात में या तो ना कुछ 2-2 कदम पीछे हटने वाले हों, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, ये कम से कम बावर कराएं इन लोगों को कि भाई हमने माजी में आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, आपको निकालने के लिए हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक बड़ा घनौना किरदार अदा किया है। तो फिर तो दूरियां खत्म हो सकती हैं। आपको सही निकाला गया था, लेकिन मुझे वापस लेकर आए। तो इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल इस वक्त सियासतदान इससे चीजें आगे बढ़ सकती हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आमिर इलियास राना साहब। देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद सियासत का घंटाघर है, उनको इस्तेमाल करें और प्रॉपरली करें, और कोई ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो जैसे उनका अपना पीटीआई के साथ है पहले वो दूर करें, और फिर लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात की बात करें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से करने हो, क्योंकि आपकी एस्टेब्लिशमेंट कोई वादा के पार से नहीं आएगी, वो पाकिस्तान की है, यहीं की लीडरशिप है। यहीं जब मिसाक जमहूरियत होता है तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को लॉन्च कर दिया कि बेनज़ीर भुट्टो, मरूमा और नवाज शरीफ कैसे मिल गए और ये हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने तीसरी पार्टी खड़ी कर दी। तीसरी पार्टी ने आके जो दम बचाई है वो सबको पता है। बेशक वो आज पॉपुलर हो गए अमेरिकन चूरन बेच के, तो जिन लोगों ने वोट ट्रंप को दिलवाए थे वो आज बोल रहे हैं, कहीं खड़े हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था ओवरऑल खड़े थे, जो वो गजा पे बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, कोई बातचीत हुई है उसके ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तो आज अपना मौकफ दे दिया कि फलस्तीनी रियासत ही हल है, लेकिन क्या हम बतौर पाकिस्तान कहीं खड़े हैं कि हमने आपस में इतनी गड़बड़ बना ली है? मेरे ख्याल में रिकंसिलिएशन एक वक्त की जरूरत है, लेकिन फिर सबको पीछे हटना होगा। राइट, थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक आएंगे तो अमरीकी सदर के बयान पर गाजा से मुताल्लिक बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी कानून, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और अमरीका की तारीखी पोजीशन, कोई भी वजह सदर ट्रंप को रियासती मामलात में ज़ाती ख्वाहिशात के इजहार से नहीं रोक पा रही। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने के मंसूबे का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, मगर ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले वो ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा कैनाल और यूक्रेन के कीमती ज़मीन हथियाने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी गजा पर कब्जा करने के ऐलान से पहले सदर ट्रंप ने शाहाना अंदाज में अपनी कामयाबी का जिक्र किया, एक बात का क्रेडिट लेते हुए कहा कि उनके बगैर ये होना मुमकिन ही नहीं था। जब वो ये सब कुछ कह चुके तो फिर सदर ट्रंप ने एक फरमान की सूरत में अपना एक फैसला भी सुनाया। कहा कि गजा जहन्नुम बन चुका है, फ़लस्तीनियों को वहाँ नहीं भेजा जा सकता, हम उनको रहने के लिए खुली जगह देंगे। हालांकि वहाँ मौजूद एक सहाफ़ी ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन का हवाला देकर कहा कि कैसे एक सॉवरेन टेरिटरी पर अमरीका कब्जा कर सकता है। इसराइल के मकासद वाज़ेह हैं, लेकिन सदर ट्रंप को गजा के लोगों की इतनी फ़िक्र क्यों हुई है कि उनके लिए उर्दन और मिस्र में हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाने का मंसूबा तैयार किया है? सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में असल बात भी ज़ुबान पर आ गई। सदर ट्रंप को गजा की ज़रूरत एक साहिली तफरीही मकाम पर लैंड डेवलपमेंट के लिए है। गुज़िश्ता बरस डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, जब इसराइल ने वहाँ कब्जा किया तो उन्होंने कहा था कि अब फ़लस्तीनियों को जो है वो रीसेटल करने की ज़रूरत है। जेरेड कुश्नर ने यह कहा था कि फ़लस्तीनियों को कहीं और मुंतकिल करके यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन की जाए।
सदर ट्रंप ने यकतरफा ऐलान तो किया और इसराइल को छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने इसे नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। उधर सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने सदर ट्रंप के दावों की नफ़ी कर दी है। मजबूरन व्हाइट हाउस की तर्जुमान और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गजा पर मुस्तकिल कब्जे के बयान पर वजाहत जारी करनी पड़ी, मगर डैमेज हो चुका था। अमेरिका में अब यह बहस जारी है कि अगर ऐसी बात जो बाइडन करते तो उनको उसका दिमागी खलल करार दिया जाता, लेकिन अमेरिकी सदर की डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कहना अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आ रही है और इस पर बहस शुरू हो गई है। देखना यह होगा कि इस स्टेटमेंट के बाद क्या अमेरिकी सदर के लिए आगे कोई मसाइल हो सकते हैं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।